नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के सेकेंड टर्म के मॉडल पेपर सेट 4 के सॉल्यूशन को देखेंगे प्यारे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आपने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से प्यारे बच्चों हिस्ट्री का 4 सेट, ज्योग्राफी का भी 4 सेट प्यारे बच्चों और हिंदी कोर का आपका 2 सेट कंप्लीट कर दिया गया है। तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो आप इसे जाकर के देख सकते हैं। इसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो किसके द्वारा लिए जाते हैं? आर्थिक एजेंट के द्वारा। तो ये आर्थिक एजेंट कौन होते हैं, क्या होते हैं प्यारे बच्चों? शायद सेट 2 में आपका पहला क्वेश्चन यही था कि आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं, आर्थिक एजेंट कौन होते हैं? तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? उपभोक्ता, यानी कि हम और आप जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं। उसके बाद है उत्पादक, मतलब जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ठीक ना, और सरकार। ये तीनों आपका आर्थिक एजेंट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, विनियोग को परिभाषित कीजिए। तो देखिए प्रोफेसर किंच के अनुसार विनियोग से अभिप्राय पूंजीगत वस्तुओं में होने वाली वृद्धि से है। इसका मतलब ये हुआ जैसे कोई भी पूंजीगत वस्तु क्या होगी, आपकी भूमि हो गई, मकान हो गई, मतलब कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले जो पूंजी लगाते हैं उन वस्तुओं में वृद्धि करना है, क्या हो गया प्यारे बच्चों? विनियोग हो गया, ठीक ना। ये किंच के अनुसार है, प्रोफेसर किंच प्यारे बच्चों, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP और सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में क्या अंतर है? तो पहले आप लोग समझिए कि GDP किसको कहते हैं। एक वर्ष में देश के सीमा के अंदर, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, देश की सीमा, मतलब हमारे देश की सीमा के अंतर्गत चाहे वह किसी भी देश का नागरिक हो, जो वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन किया जा रहा है उसके बाजार मूल्य को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बाजार मूल्य के योग को GDP कहते हैं, मतलब सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है? देश की सीमा के अंतर्गत, मतलब यहाँ पे सीमा का हम लोग जिक्र करें। और GNP में क्या करते हैं, देश के नागरिक के द्वारा, चाहे दूसरा देश में जाके हम लोग कमा रहे हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, या तो अपने देश में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, GDP में देश की सीमा के अंतर्गत, ठीक ना, यहाँ पे सीमा को ध्यान में रखा जा रहा है, भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखा जा रहा है, किसमें? GDP में। और GNP में देश के नागरिक का ध्यान रखा जा रहा है कि वह किस देश का नागरिक है, उसी में उनका GNP जोड़ा जाएगा, ठीक ना, गिना जाएगा। देखिए इसमें अंतर देखिए, यह एक घरेलू क्षेत्रीय संकुचित धारणा है क्योंकि इसमें शुद्ध विदेशी साधन आय शामिल नहीं किए जाते हैं, किसमें? GDP में। उसके बाद देखिए GDP बराबर क्या हो गया, GNP माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, मतलब जो विदेशों से प्राप्त में शुद्ध साधन आय होते हैं प्यारे बच्चों, हमारा देश के लोग भी तो दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं ना, तो वहां से जो आय होता है उसको हम लोग यहाँ पे नहीं गिनते हैं, उसको क्या करते हैं, GNP में, राष्ट्रीय आय में घटा देते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो इसमें क्या होता है, यह एक राष्ट्रीय क्षेत्रीय विस्तृत धारणा है क्योंकि इसमें शुद्ध विदेशी आय को शामिल होता है, मतलब कि हम लोग जो हमारे देश के नागरिक जो बाहर में जाके कमा रहे हैं उस जो आय तो उन लोग को मिलता होगा, तो उस आय को हम लोग क्या करते हैं, इसमें शामिल कर लेते हैं। और यहाँ जो हम दूसरे देश के लोग यहाँ पे कमा रहे हैं प्यारे बच्चों, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं, तो कमा तो रहे, आय तो उनको हो रहा है, तो उस आय को हम लोग शामिल नहीं करते हैं, ठीक ना, उसको हम लोग घटा देते हैं, किसमें? GDP में। तो देखिए अब जो हम लोग वहां से कमा के लाए उसको क्या करते हैं, GDP में जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया, GNP हो गया। ये अंतर आपका है इसमें, ठीक ना, GDP और GNP में।
देखिए प्यारे बच्चों, साख सृजन किसके द्वारा होता है? तो साख सृजन को हम लोगों ने विस्तृत से वर्णन किया था, पूरा डीप में वर्णन किया था, किसमें? सेट 3 में। अगर आपने नहीं देखा है सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन, शायद लास्ट 17-18 नंबर का क्वेश्चन था, तो उसे आप लोग जाके देखिए। साख सृजन मतलब क्या करते थे हम लोग? प्राथमिक जमा में क्या करते थे? 10,000 का जमा करते थे प्यारे बच्चों, और उसी 10,000 से बैंक 50,000 का कारोबार कर लेता था, ठीक ना? तो उसी वे किससे करता था? साख सृजन के द्वारा किया जाता था, ठीक ना? तो देखिए ये किसके द्वारा किया जाता है? व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए सीमांत उपभोग परिवर्ती एमपीसी का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? एमपीसी का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक ना? तो आपसे पूछ रहा है सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि एमपीएस का मान क्या होगा? तो हम लोगों ने क्या था पढ़ा था प्यारे बच्चों कि एमपीसी प्लस एमपीएस यानी कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या पढ़ा था हम लोगों ने? 1 पढ़ा था। क्या होता है? इसको फिर से मैं मिटा लेता हूं और यहां पे लिख देता हूं, रुकिए। इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, एमपीसी का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एमपीसी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। एमपीसी का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि एमपीएस का मान क्या होगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे 1 बैठा देते हैं। 1 प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, 1 यहाँ पे प्लस में है, एमपीएस हम लोग को निकालना है, तो इधर ले आएंगे तो क्या होगा? माइनस में चल जाएगा। तो देखिए एमपीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एमपीएस इक्वल टू गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक ना? तो लिखिएगा आप लोग, यहाँ पे बनाइएगा किस तरह से? हम जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। इसीलिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एमपीएस, एमपीसी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ एमपीसी के जगह 1 रख देंगे और एमपीएस इधर से क्या करेंगे? एमपीएस निकालना, तो एमपीएस को हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड में रहने देंगे और इसको कहाँ ले जाएंगे? 1 को इधर ले जाएंगे, तब ना एमपीएस का वैल्यू निकलेगा। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एमपीएस इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो समझ में आ 6 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कर 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। देखिए प्रत्येक सेट में इससे क्वेश्चन आ रहा है। किसी सेट में पूछ दिया जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, किसी सेट में पूछ दिया जा रहा है कि अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। तो किसी सेट में पूछ दिया जा रहा है कि अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट करें। तो कर से आपका प्रत्येक सेट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में इससे आने वाला है। और अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देखें प्यारे बच्चों, तो वहां पे भी प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट करें, तो किसी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को डिफाइन करें, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। तो बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इससे आप लोग याद कर लीजिएगा प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर को। अगर दोनों को याद कर लेते तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले समझिए कि प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष कर का मतलब हुआ कि डायरेक्ट टैक्स, यानी कि डायरेक्ट आप ही पर लगेगा, किसी के ऊपर इसको हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते कि भाई इस टैक्स को अब तुम दो, ठीक ना? जिस पर ये लगाया जाएगा अप्रत्यक्ष कर उसी को देना पड़ेगा प्यारे बच्चों। इसके अंतर्गत कौन से कर आते हैं? संपत्ति कर हो गया, आय कर हो गया। आय कर को हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। मान के चलते हैं सरकार का एक नियम है कि 5 लाख से सालाना अधिक अगर आपका आय हुआ तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख का 5% कितना हो गया? 25,000 टैक्स हो गया प्यारे बच्चों। ये 25,000 टैक्स जो 5 लाख से अधिक कमाता है उसको देना पड़ेगा। तो इसको क्या हम लोग दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं भाई तुम मेरा टैक्स तुम दे दो? कोई देख सकता है क्या? आप कमा रहे तो आप ही को देना पड़ेगा। ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया डायरेक्ट टैक्स। इसको आप दूसरे के ऊपर नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है? आप समझिए कि अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जिस कर को दूसरे के ऊपर स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब किसी के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे आपका कोई भी सामान वस्तुओं पर जो कर लगता है वो क्या हो गया? बिक्री कर। क्या हो गया आपका? देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए मैंने, सीमा शुल्क, ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल समझिए, ठीक ना? मान के चलते हैं कोई कलम बनाने वाली कंपनी है। कलम बनाने में उसको कितना दाम पड़ा प्यारे बच्चों? 2 रुपया उसका लागत पड़ा कलम बनाने में, ठीक ना? और सरकार ने उस पर क्या कर दिया? 1 रुपए का टैक्स लगा दिया। कितना टैक्स लगा दिया? 1 रुपए का। तो ये उसका दाम हो गया कितना?
₹3 प्यारे बच्चों, और लाभ लेकर के वो कितना हो गया प्यारे बच्चों, लाभ मान के चलते हैं वो ₹1 लिया, तो टोटल कितना हो गया 1 + 4, ₹4 एक कलम का दाम हो गया। तो ₹1 जो जोड़ रहा है, तो ये किस पर एक कलम, ये ₹4 जो आप कलम खरीदिएगा तो कितना आपको ₹3 देना पड़ेगा क्या, नहीं, आपको ₹4 देना पड़ेगा। सरकार ने ₹1 जो टैक्स लगाया है इस पर, वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा प्यारे बच्चों। वो उस कंपनी को नहीं भरेंगे कि ये जिस पर कंपनी पर टैक्स लगाया गया, लेकिन वो टैक्स कौन दे रहा है, जो कलम खरीद रहा है वो दे रहा है, यानी कि हम और आप दे रहे हैं। कंपनी ने क्या किया, इसे ट्रांसफर कर दिया ग्राहकों पर। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, मतलब ये आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण बन गया। दूसरे पर ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अप्रत्यक्ष कर उस कर प्रणाली, यहाँ पे उस कर होगा, ठीक ना, अप्रत्यक्ष कर उस कर प्रणाली को कहते हैं जिस पर कर का भुगतान उस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है। मतलब कि जिस पर वह कर लगाया जाता है, प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, जिस पर वह कर लगाया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जाता है। जिस पर कर कानूनी रूप से लगाई जाती है, बल्कि इसे दूसरे व्यक्तियों में डाल दिया जाता है, मतलब दूसरे व्यक्तियों में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके कारण इसका भारी दबाव भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है। मतलब कंपनी पर दबाव नहीं पड़ता है। मान के चलते आपने ₹4 में कोई खुदरा ग्राहक खरीदा, मतलब कोई दुकानदार खरीदा थोक में ₹4 में, इसे क्या करेगा, वो ₹4 टैक्स जोड़ के फिर उसके इसको ट्रांसफर कर देगा, वो किस पर, जो ग्राहक खरीदा है उसको, ठीक ना। तो मतलब फिर आप कलम खरीद लिए, किसी और को दे दिए, ₹6 में दे दिए, चाहे ₹5 में दिए, तो आप पर वो टैक्स नहीं लगा जो कलम खरीदा है। ये मतलब हस्तांतरित होते रहता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर इत्यादि। तो बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया, ठीक ना। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक 7 नंबर का देखिए। विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं। निवेश का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, पूंजी लगाना। क्या करना, पूंजी लगाना, ठीक ना। जिसे नहीं कहते झारखंड सरकार मोमेंटम झारखंड निकाल के रखा है, आइए भाई झारखंड में आप आकर के निवेश कीजिए। सुना है कि नहीं सुना है कि कोई अमेरिकी कंपनी यहाँ पे आएंगे और निवेश करेंगे, ऐसा क्या करेंगे, यहाँ पे पूंजी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे विदेशी निवेश पूछा है प्यारे बच्चों, तो विदेश मतलब देश के बाहर जाकर के निवेश करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक देश की कंपनी किसी का दूसरे देश में किया गया निवेश क्या कहलाएगा, विदेशी निवेश कहलाएगा। मतलब भारत की कंपनी है चाहे अमेरिका की कंपनी है, और आकर के वो क्या कर रहा है, भारत में आकर के एक पूंजी लगा रहा है, निवेश कर रहा है, वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, तो क्या कहेंगे, इसे कहेंगे विदेशी निवेश कहेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थशास्त्र के क्षेत्रक फर्म क्षेत्र का वर्णन करें। फर्म क्षेत्र का वर्णन करना है, कंपनी क्षेत्र का वर्णन करना है समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से। देखिए प्यारे बच्चों, परिवार उत्पादन के क्षेत्र फर्म को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। मतलब क्या करते हैं, फर्म मतलब कंपनी, कंपनी क्या करते हैं, हम लोग कमाते खाते हैं ना, कहाँ पे, कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे होगा। ग्राफ से और अच्छा से समझ में आएगा, अगबकाना नहीं है, ठीक ना। और उत्पादक क्षेत्र द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो कंपनी वस्तु बनाता है और वहां से जो सेवा मिलती है, सिर्फ वस्तु बनाना कंपनी का काम नहीं है, सेवा देना भी काम। मान के चलते हैं कोई बस कंपनी है, बस क्या करती है वो, अब ट्रैवल कंपनी है, मतलब बस चलाती रोड में, तो क्या करी वो, हमको बस दे रहा है, क्या वो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, सेवाओं का उत्पादन कर रहा है ना कोई कंपनी। समझ गए ना, क्लियर है। सेवा और वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार से होता है, ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक ना। तो जो क्या करती है, उत्पादक क्षेत्र के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग किया जाता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं का जो कंपनी बनाती है उसका उपभोग करते हैं। उत्पादक क्षेत्र वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। यह क्षेत्र उत्पादक साधनों की प्रतिफल देता है। इसका प्रयोग एक बंद अर्थव्यवस्था में होता है। सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बंद अर्थव्यवस्था मतलब कोई तीसरा क्षेत्र इसमें नहीं आ सकता है, कोई बाहरी क्षेत्र नहीं आ सकता है। विश्व का जो क्षेत्र था प्यारे बच्चों, पहले 1991 तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, 1991 तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी। 1991 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री था, उन्होंने ही उदारीकरण को लाया प्यारे बच्चों, और हमारा देश में भी विदेशी कंपनियों का आना जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है कंपनी, इसको छोटा कर देते हैं। तो इसको बढ़िया से आप लोग, लाइन थोड़ा खराब हो गया यार, इसको बढ़िया से इस तरह से सीधा करके खींचना, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे परिवार क्षेत्र क्या कर रहा है, व्यवसायिक फर्म को क्या कर रहा है, उपभोग जो कर रहे हैं हम लोग वस्तुओं का, पहले यहां से समझिए आप लोग क्या कर रही है। ये देखिए व्यवसायिक फर्म क्या कर रही है, लगान मजदूरी साधन का भुगतान कर रहा है। जो मजदूरी कर रहे हैं उसका पैसा कौन दे रहा है प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये उसका पैसा को कंपनी क्या करती है, पैसा देती है, उसका भुगतान करती है, किसी को, परिवार को भुगतान करती है। और परिवार इसको कौन सा पैसा देती है, इसको कौन सा पैसा देती है प्यारे बच्चों,
इसको कौन सी पैसा देती है? उपभोग। मतलब जो सामान जो खरीदा कंपनी से उसका उपभोग किए उसका पैसा, मतलब उसको वही का मतलब क्या होगा? उसका खर्च देती है। और यहाँ पे देखिए क्या कर रही है कंपनी, क्या कर रही है? इसको जो वस्तु एवं सेवा है प्यारे बच्चों, वस्तु एवं सेवा दे रही है, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे आप लोग परिवार क्या कर रही है? इसको श्रम काम उम कर रहा है, काम उम कर रहा है कि नहीं? देखिए साधन सेवा भूमि श्रम पूंजी ये क्या कर रही है? ये आपका परिवार दे रहा है किसको? कंपनी को। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग ग्राफ को छाप दीजिएगा। फिर से समझिए, परिवार क्या कर रही है कंपनी को? उपभोग जो करता है कंपनी से वस्तुओं का उसका पैसा देती है। और कंपनी क्या देती है यहाँ पे? जो कंपनी में परिवार काम करता है लगान मजदूरी, ठीक ना। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग वस्तु एवं सेवा कंपनी क्या करता है? वस्तु एवं सेवा देती है परिवार को, ठीक ना। और परिवार क्या देता है? भूमि श्रम लगान और उसके बदले में क्या देती है? यहाँ पे उसकी मजदूरी देती है। यही प्रकार से, ठीक। उसके बाद देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक विचार की क्लासिकल परंपरा को स्पष्ट कीजिए। मतलब यहां पे आपको जो पुरानी परंपरा है प्यारे बच्चों उसको स्पष्ट करना है। क्या जो परंपरा थी आर्थिक विचार की पुरानी, उसके बारे में यहां पे लिखना है। तो देखिए प्रतिष्ठित मतलब पुरानी अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण रोजगार को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति माना। उसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सदैव श्रम एवं अन्य साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त रहता है, जो कि एक सामान्य स्थिति है। मतलब इसके अनुसार क्या था? अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार, यानी कि शून्य रोजगार, शून्य बेरोजगार, एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा, ठीक ना। ये कहना था पुराने अर्थशास्त्रियों। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं। अभी तो सारा सब बेरोजगार है, हम भी बेरोजगार हैं, तभी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। समझ रहे हो बात को? बहुत बेरोजगार है। देखो लड़का लोग जितना पढ़ लिख के सब बेरोजगार है, बैठा है। समझ रहे हो ना बात को? तो ये पूरी तरह से अफवाह था, गलत था प्यारे बच्चों। तो यह एक असामान्य स्थिति होती है तथा अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति सदैव पूर्ण रोजगार की ओर जाने की होती है। इसे ही रोजगार की परंपरावादी सिद्धांत कहते हैं। देखिए इसकी मान्यता क्या थी प्यारे बच्चों? कि अर्थव्यवस्था में कोई भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, वस्तु एवं साधन बाजार दोनों पूर्ण प्रतियोगिता होते हैं। इसकी क्या अफवाहें हैं सो देखिए। और तीसरा यहाँ पे क्या मान्यता थी? मुद्रा विनिमय का माध्यम है। ये तो सही है, विनिमय का। इसकी आलोचना को देखिए प्यारे बच्चों, कोई भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार अर्थात शून्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं पाई जा सकती। आलोचना कर रहे हैं, मतलब इसके गुण दोष को हम लोग बता रहे हैं। दोष था पूर्ण बेरोजगार, इस पूर्ण रोजगार तो नहीं पाया जाता है, मतलब एक भी शून्य मतलब जीरो बेरोजगार हो सकता है क्या? जीरो बेरोजगार नहीं पाया जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा था बेरोजगारी की स्थिति का समाधान केवल सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा ही संभव है। ये बात सही है। ये इसकी दोस्ती प्यारे बच्चों, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसकी आलोचना था, ठीक ना। उसके बाद देखिए एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि चाहे अंतिम एवं मध्यवर्ती वस्तु दोनों हो सकती है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना है। पहले देखिए अंतिम वस्तु क्या कहते हैं? जिसका उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक ना। मध्यवर्ती वस्तु क्या कहते हैं? मध्यवर्ती, पहले एक क्वेश्चन था आपका सेट 2 में कि अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करें। तो उस वीडियो को आप लोग जाकर के देखिए। सारा आपका क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन को मैं बार बार कह रहा हूं। आपका एग्जाम में मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे स्पष्ट करेंगे हम लोग। जब हम चाय पत्ती को दुकान से खरीदते हैं तो उसको घर में सीधा रूप से प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उनको अनेक तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि हम चाय पत्ती को पानी या दूध में उबाल करके उसके रस का प्रयोग करके पेय पदार्थों के रूप में करते हैं, तो यहाँ पे चाय एक अंतिम वस्तु कहलाता है प्यारे बच्चों। मतलब क्या किए हम लोग? पानी में डायरेक्ट घोल के पी गए। जैसे लाल चाय पीते हैं ना, वो क्या कहते हैं? लाल चाय नहीं कर सकते, यहाँ पे पानी में या तो गर्म पानी में घोल करके इसका प्रयोग कर रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक ना। तो क्या कहेंगे इसको? अंतिम वस्तु कहेंगे। लेकिन जब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे चाय एक अंतिम वस्तु हो जाएगा। परंतु चाय पत्ती का अनेक तरह से खाद्य पदार्थों को बनाने में और उपचार में किया जाता है। मतलब इस स्थिति में चाय पत्ती एक मध्यवर्ती वस्तु है। मतलब किसी और में प्रयोग करेंगे चाय पत्ती को, किसी और चीज में, उपचार में किसी में प्रयोग करेंगे, दूसरा चीज में। जैसे कि मान के चलते कोई मटेरियल, एक एग्जांपल आप समझिए, हम लोग चाय बाजार से लेकर के आए और चाय को गर्म पानी में घोलें और पी गए, तो दूध में घोलें पी गए, तो क्या हो जाएगी? ये आपका अंतिम वस्तु हो जाएगी। और क्या किए देखिए, और इसका दूसरा तरह से आप लोग समझिए। इस चाय को क्या करेंगे प्यारे बच्चों? चाय को हम लोग बाजार से खरीद करके
लाए, ठीक ना। और इस चाय को इसमें 4-5 चीज मिलाएंगे और किसी तीसरे के लिए 4-5 चीज मिलाएंगे, इसमें चाय की तरह से कुछ और मिलाएंगे, जैसे कुछ और मतलब दवाई में भी प्रयोग कर सकते हैं ना, कुछ भी मिला सकते हैं, चाय चीनी कुछ मिला देंगे, ठीक ना। और इसका 4-5 चीज या तो 3-4 चीज मिलाएंगे इसमें और इसका प्रयोग कुछ दूसरा कुछ बनाने में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इस स्थिति में क्या हो जाए, मध्यवर्ती वस्तु हो रहा है। जो लास्ट में सभी मिला करके बनेगा विचार प्यारे बच्चों, उसे कहेंगे हम लोग अंतिम वस्तु, ठीक ना। जिस सब कुछ मिला के बनेगा उसे अंतिम वस्तु यहाँ पे हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों, अंतिम वस्तु, ठीक ना। और यहाँ पे चाय किस रूप में, मध्यवर्ती वस्तु के रूप में काम करेगा। तो यही यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए मतलब इस स्थिति में चाय की पत्ती मध्यवर्ती वस्तु होगी, यानी कोई भी वस्तु अंतिम वस्तु होगा या मध्यवर्ती होगा या उसके प्रयोग हो की और स्थिति पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों। मान के चलते हैं कलम में लीड लगाते हैं, लीड मतलब समझ रहे हो ना यार, जो पतला सा रहता है कलम में लीड कहते हैं, ठीक ना, वो लगाते हैं। और देखिए प्यारे बच्चों एक कलम है, कलम में बढ़िया से यहाँ छाप देता हूँ, ठीक ना। जो ऐसा छपा गया, चलो हटाओ, जैसे छपाई, ठीक ना। ये लीड है प्यारे बच्चों, इस लीड का प्रयोग हम लोग डायरेक्ट लिखने में कर सकते हैं ना, डायरेक्ट लीडों से लिखते हैं हम लोग, कभी कभी कलम टूट जाता है तो वहां पे किसका वो लीड क्या कर रहा है, अंतिम वस्तु के रूप में कार्य कर रहा है, लीड समझ लो ना, अंतिम वस्तु के बीच में। और यहाँ पे जब लीड को हम लोग क्या करते हैं, इस खोलिया में डाल देते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या करते हैं वहां पे लीड मध्यवर्ती वस्तु की तरह प्रयोग कर रहा है। तो उसी तरह से यहाँ चाय की भी स्थिति है, ठीक ना। तो यहाँ पे चाय नहीं किसी और वस्तु के बारे में भी लिखने को आ सकता है, तो समझिए आप लिख लीजिएगा। देखिए आगे है, मुद्रा के लेखे की इकाई कहा जाता है, ठीक ना। इस कथन का क्या तात्पर्य है, देखिए मुद्रा का मौलिक कार्य यह है कि यह लेखे की इकाई अथवा मूल्य की सामान्य मापक के रूप में कार्य करती है। मतलब किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा के रूप में व्यक्त करते हैं। 20 रुपए के जी, 25 रुपए के जी, 20 रुपया भाड़ा लगा, 25 रुपया भाड़ा लगा, मुद्रा के रूप में हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, सभी सारा कुछ समझ आ गया होगा। देखिए किसी वस्तु का मूल्य इसकी कीमत को बाजार में बेची गई मात्रा से गुना करके ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। कि हम लोग मान के चले 20 किलो चावल बेचे, 5 रुपये बेचे, कितना हो गया 500, तो मुद्रा के रूप से गुना करके यहाँ पे वही आपका लिखा गया है। क्योंकि कीमत की मुद्रिक इकाई के रूप में व्यक्त की जाती है, किसी वस्तु की मूल्य को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, समझ गए। उसके बाद देखिए उदाहरण के लिए मान के चलते हैं, आलू की कीमत 15 रुपये किलो है, चावल से, यहाँ पे आलू होगा, चावल लिख लें, आलू से भरे एक बोले 25 केजी ग्राम है, कितना है 25 केजी ग्राम में, तो यहाँ पे आलू होगा, आलू, ठीक ना, आलू के बारे में, आलू के बोरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 किलो है रे, 15 रुपये किलो है रे बोका, और 25 किलो यहाँ पे आपको लेना है, तो कितना दाम हो जाएगा, घर में गुना नहीं करता, 25 गुना 15 कितना हो जाएगा 375। गुना गड़बड़ है कि कमेंट में बताना, ठीक ना, गुना करो एक बार। कोरोना में पास नहीं किया, वो तुम लोग कोरोना वाला नहीं है, जो अभी क्या होता है, जो कोरोना में सब पास कर गया है, समझा ना, पिछला साल ऐसा ही हुआ था, गुनु भगवान नहीं जानता पास कर गया है, बताओ। तो वही स्थिति हो सकता है, तुम लोग कोरोना वाला नहीं है, तुम लोग परीक्षा दे मैट्रिक पास किया ना, कोई बात नहीं। तो ऐसा आपको हंसाने के लिए कर रहे हैं प्यारे बच्चों, कोई बुरा नहीं मानना है, ठीक ना। देखिए प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में क्या अंतर है, आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए प्यारे बच्चों, प्रत्याशित निवेश क्या होता है, पूंजी लगाना, मैंने आपको बताया था, विदेशी निवेश पहले अभी पढ़ा चुका हूं। तो देखिए प्रत्याशित निवेश से अनियोजित या इच्छित निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता की किसी विशेष उद्देश्य प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों में करने की इच्छा रखते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका क्या हो गया, इच्छा रखते हैं, निवेश क्या नहीं है, इच्छा कर रहे हैं, ठीक ना, प्राप्त करने के लिए, कि उद्देश्य से प्राप्त करने के लिए जो निवेश करने की इच्छा करे उसको क्या कहेंगे, प्रत्याशित निवेश कहेंगे। अर्थार्थ निवेश मतलब वास्तविक निवेश, ठीक ना, वह निवेश है जो अर्थव्यवस्था में निवेशकर्ता द्वारा वास्तव में क्या जाता है, यहाँ पे इच्छा कर रहा है, निवेश नहीं किए हैं प्रत्याशित निवेश में, ठीक ना, और यहाँ पे अर्थार्थ निवेश में निवेश कर दिए हैं वास्तविक में, यही अंतर है दोनों में, समझ गए। उसके बाद देखिए मतलब आप लोग समझिए कि यहाँ पे अर्थार्थ निवेश में प्रत्याशित निवेश में क्या कर रहे हैं, पूंजी लगाने की इच्छा जता रहे हैं कि पूंजी लगाएंगे तो इस प्रकार से, उद्देश्य की इस प्रकार से पूंजी लगाएंगे तो लाभ होगा, ठीक है, और यहाँ पे पूंजी लगा दिए हैं, यही अंतर है। उसके बाद देखिए सरकारी बजट के उद्देश्य को लिखिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, बजट के माध्यम से सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रयत्न करती है। पहला क्या है, संसाधन का आवंटन, सरकार संसाधनों के आवंटन एवं सामाजिक आर्थिक हितों के अनुरूप करने की प्रयास करती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, बजट में क्या होता है, एक साल में कितना खर्च करेंगे और एक साल में कितना कमाएंगे, ठीक ना, मतलब कितना राजस्व आएगा और कितना खर्च करेंगे विकास के लिए, इसी को दर्शाया जाता है किसमें, बजट में, सरकार के द्वारा। तो सरकारी बजट हो गया। घर का भी बजट होता है कि एक महीने में कितना खर्च करेंगे और कितना कमाना है, ठीक ना, कमाने का तो नहीं, लेकिन एक महीने में कितना खर्च करेंगे नहीं कहते, बजट में मेरा नहीं है,
तो बजट में उतना पैसा तो है नहीं बाबू, वो मेरा 5,000 रुपये का बजट है एक महीने का, तो वो बजट से बाहर चल ज्यादा महंगा चल जा रहा है। वही है, मतलब दर्शाया जाता है कि अनुमान लगाया जाता है कि कितना कमाएंगे, कितना मुझे राजस्व प्राप्त होगा और कितना विकास के लिए हम लोग खर्च करेंगे। एक इसमें सरकारी बजट में दर्शाया जाता है, ठीक ना। वित्तीय वर्ष मतलब एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना खर्च होगा और कितना आय की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो देखिए संसाधन के आवंटन का इसका पहला उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य क्या होता है प्यारे बच्चों, आय संपत्ति का पुनः वितरण, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, अनुदान तथा सहायताओं के सार्वजनिक निर्माण आदि पर व्यय का प्रावधान कर सरकार आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास करता है। ये आपका दूसरा हो गया, मतलब विकास करने का प्रयास करता है। बजट का मुख्य उद्देश्य यही होता है, ठीक ना, कि कितना खर्च करेंगे। उसके बाद देखिए स्थिरीकरण, सरकार व्यवसाय, रोजगार तथा आय स्तर पर उतार चढ़ाव को रोककर स्थिरीकरण का प्रयास करता है। क्लियर है। चौथा देखिए सार्वजनिक उद्यम, सामाजिक हित को देखते हुए भारी उद्योगों एवं संरचनात्मक विकास का नियोजन बजट के माध्यम से होता है। तो ये आपके हो गए प्यारे बच्चों 13 नंबर का प्रश्न, क्या क्या उद्देश्य हो जाता है ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। उसके बाद देखिए विदेशी व्यापार में समग्र मांग यानी कि संपूर्ण मांग, संपूर्ण समग्र का मतलब समझिए संपूर्ण मांग को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो देखिए प्यारे बच्चों खुली अर्थव्यवस्था में खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, जहां पे विदेशी आय, मतलब विदेशी लोग भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक ना। पहले 19 से पहले क्या बोले, 1991 से पहले भारत का बंद अर्थव्यवस्था था, विदेश के लोग यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकते थे। 1991 में उदारीकरण हुआ, मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री थे, उसके बाद ही प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारी खुली अर्थव्यवस्था बन गई, ठीक ना। तो इसका क्या कहानी है बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, बाद में समझिएगा। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है और बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, आप लोगों ने समझ लिया। खुली में विदेशी लोग भी व्यापार करेंगे और बंद में वही सिर्फ देश के अंदर ही विदेशी लोग व्यापार नहीं करेंगे। देखिए खुली अर्थव्यवस्था में जब समग्र सामूहिक मांग मतलब सभी के द्वारा जो संपूर्ण मांग हो रहा है, ठीक ना, में विदेशी व्यापार के घटक को शामिल किया जाता है, तब उसमें निर्यात और आयात जुड़ जाता है। मतलब जो बाहर निर्यात और आयात किससे कहते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब जो बेचते सामान दूसरे देश को उसको निर्यात कहते हैं और दूसरे देश से जो मंगाते हैं उसे आयात कहते हैं, ठीक ना। जिससे देश की समग्र मांग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जब एक देश की शेष विश्व के आयात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं का भुगतान करती है तो इससे देश की बाहर शेष विश्व की ओर से मुद्रा का प्रभाव होता है, तो आय का रिसाव एवं क्षरण हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए दूसरी ओर जब एक देश शेष विश्व से वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात करता है, ठीक ना, तब दूसरा देश बदले में हमके इस देश की पेमेंट करता है, यानी कि यहाँ पे भुगतान करता है, ठीक ना, हिंदी में भुगतान पेमेंट करता है, जिससे मुद्रा का प्रभाव शेष विश्व में हमारे इस देश की ओर होता है। यह आय का अंतःक्षेपण या भरण होता है। तो आय का अंतःक्षेपण और भरण था, आप लोगों ने देख लिया था, ठीक ना। मुद्रा का हमारे देश में आना क्या हो गया, अंतःक्षेपण या तो भरण होता है। और क्षरण या रिसाव क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ से जो मुद्रा दूसरे देश में चला जाता है। पहला स्थिति में क्या हुआ खुली अर्थव्यवस्था में कि यहाँ से मुद्रा दूसरा देश चल जाता है, प्रभाव पड़ता है, और निर्यात होता है तो, और आयात होता है तो दूसरे देश से क्या करते हैं लोग हमें यहाँ पे पैसा भेजते हैं, इससे क्या होती है अंतःक्षेपण या तो क्षरण कहते हैं। तो यहाँ तक 14 नंबर आपका क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोगों को वहां पे 15 नंबर से लेकर के 19 नंबर का क्वेश्चन किया जाएगा, और कल आपका सेट इसका पार्ट 2 आएगा, और शाम तक आपका कोशिश करेंगे कल शाम तक आपका कि आपका सेट का जो है प्यारे बच्चों सेट 5 का पार्ट 1 ले आए, और आपका सारा इसी तरह से पूरा कर करके हम लोग सेट 1 टर्म 1 का रिविजन करेंगे, टर्म 1 का रिविजन करेंगे, क्योंकि टर्म 1 तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 40 में 35 तो उठा हम लोग सकते हैं, क्या नहीं उठा सकते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यार उठा सकते हैं, बार बार रिवीजन करेंगे उठा लेंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, चैनल में सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों में शेयर भी कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।